ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। Is that we have achieved our objectives that we selected and all our pilots are back home. ऑल अवर पायलट्स आर बैक होम, यानी हमारे सभी पायलट सुरक्षित घर लौटे हैं। भारतीय सेना ने 11 मई को देश और दुनिया के सामने ये स्पष्ट कर दिया, सिर्फ एलओसी पर ही पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 जवान और अफसर मारे गए और पाकिस्तान की सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के 100 से ज्यादा आतंकवादी भी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के सारे ऑब्जेक्टिव, सारे लक्ष्य हासिल हुए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 3 अहम रडार सिस्टम तबाह किए, कई एयरबेस पर सफल धमाके करके मैसेज दिया कि अगली बार सिर्फ मैसेज नहीं देंगे। सेना ने सिर्फ जानकारी नहीं दी, बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीरें भी दिखाई। मौजूदा तनाव के बीच सेना ने पहली बार पत्रकारों के सवाल लिए और भारत को हुए संभावित नुकसान पर भी अपनी बात रखी। अब ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की स्थिति पर तस्वीर और साफ हो गई है। आज इसी की बात करेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K, Candid and Higher. SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। रविवार शाम नई दिल्ली के मीडिया सेंटर में भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस बार डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस स्तर के अधिकारी पत्रकारों के सामने आए। इसमें शामिल थे इंडियन आर्मी के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, डीजी एयर ऑप्स एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, डीजी नेवल ऑपरेशंस वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एडीजीएससी मेजर जनरल एसएस शारदा। और इस बार खुलकर बताई गई पाकिस्तान को हुए नुकसान की कहानी। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. ठिकाने लगाए गए आतंकियों की लिस्ट में यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद जैसे हाई वैल्यू टारगेट शामिल हैं। फ्लाइट IC-814 से लेकर पुलवामा आतंकी हमले तक में इनकी संलिप्तता थी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि पहलगाम के बर्बर आतंकी हमले के बाद भारत को स्टेटमेंट देना था और हिंद की सेनाओं ने ये दिया भी। इसकी तस्दीक करती तस्वीरें दिखाएंगी। पहले और बाद की इन तस्वीरों में ध्वस्त हुए आतंकी ठिकाने साफ देखे जा सकते हैं, बहावलपुर से लेकर मुरीद के तक। Please have a look at this red building, the series of buildings out here, and this empty ground. Next. If you relate, the empty ground is here, and you see this is the first weapon that is impacting. This is the impact point number 1 on Muridke training camp with our precision guided weapons on early morning 7th. Next please. Keep your eyes glued for the second weapon coming in and the second impact on the selected target point. Next slide please. Third weapon, third impact. Continue how it looked before, and this is how the building looked after the impact of the weapon, and orientation in relation to this red canopy you can see here. Next please. Before, next, and after. The roofs have completely collapsed. Next. This is the target system. Next, precision targeting, and we have achieved our objectives here.
बात तस्वीरों की है तो पाकिस्तान के तबाह एयरबेस की तस्वीरें भी दिखाई गईं। ये भी पहले और बाद की तर्ज पर है। नूर खान एयरबेस से लेकर रफीकी एयरबेस तक भारतीय सेना के अफसरों ने यह भी बताया कि पाकिस्तान ने इन जगहों पर रिपेयर वर्क भी शुरू कर दिया है। If you see this blown up repairing going on, same here, is to start with, our fight was neither with the Pakistani military nor with anybody else who's there on the other side. Our fight was with the terrorists. We neutralized the terrorists that we selected to be neutralized. हमने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए, लेकिन हमारे हवाई अड्डों को कोई नुकसान नहीं हुआ। That on the night of 8th and 9th, starting as early as 22:30 hours, our cities had a mass raid of drones, unmanned aerial vehicles, UCAVs, starting right from Srinagar, going down right up to Nalia. It was a mass raid in waves, and it was relentless. However, we were prepared, and our air defense preparedness ensured that there is no damage on ground or to any of the intended targets that the enemy might have planned for. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर को केयरफुली क्राफ्ट किया गया था। भारतीय सेनाओं ने किसी भी सिविल इंफ्रा को निशाना नहीं बनाया, लेकिन बदले में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों पर हमले की कोशिश की। भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइलों को तो नष्ट किया ही, साथ ही किसी भी पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट को भारत की वायु सीमा में घुसने भी नहीं दिया। जो घुसे उन्हें नष्ट कर दिया गया और मलबा उसी तरफ गिरा। In the evening of 7th of May, we were saturated with a raid of Pakistani unmanned aerial vehicles and small drones. And these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and all of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. And we have our robust counter-US hard kill and soft kill systems which did the job. युद्ध ऐसी स्थिति है और इसके नुकसान मिनिमाइज ही किए जा सकते हैं। डीजीएमओ ने बताया कि 3 दिन तक जो चला वो युद्ध से कम नहीं था। इसमें हमारे 5 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. Our hearts go out to the bereaved families. एक सवाल भारतीय सेना के एसेट्स, खासतौर से रफाल विमान के नुकसान पर विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स पर भी पूछा गया। Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे जरूरी बात अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सेना ने साफ किया, अगर पाकिस्तान अब कोई हिमाकत करता है तो उसे पता है क्या जवाब मिलेगा। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक जानकारी सुनी, हिंद की सेनाओं की शौर्य की कहानी जानी। अब बात सीजफायर समझौते के पीछे भारत की उन शर्तों की जिनके सामने पाकिस्तान झुका। इस पूरी कहानी के बारे में आपको आगे बताएंगे। पहले एक अपडेट, सेना ने आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं दी है कि मौजूदा संघर्ष में कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए, लेकिन ऐसी संभावना है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। अगर इसकी पुष्टि होती है तो ऐसा पहली बार होगा जब संघर्ष की स्थिति में भारत ने अपनी सुपरसोनिक मिसाइल यूज की। क्या है ब्रह्मोस मिसाइल? ब्रह्मोस नाम बना है भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा नदियों को मिलाकर। इसे बनाया है ब्रह्मोस एरोस्पेस ने, जिसमें भारत का DRDO और रूस का NPOM का सहयोग है। इसकी खासियत क्या है? रेंज 290 से 400 किलोमीटर तक, गति मैक 2.8 यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज, वॉरहेड 200 से 300 किलो का विस्फोटक या परमाणु क्षमता वाला वॉरहेड ले जाने में सक्षम, और विनाश का क्षेत्र
एक मिसाइल से 3 से 4 किलोमीटर तक का इलाका धूल में बदल जाता है। इसे जमीन, समुद्र और हवा से छोड़ा जा सकता है और हर मौसम में ये दिन रात काम करती है। ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर काम करती है, यानी एक बार छोड़ने के बाद ये अपने आप निशाने पर पहुंचती है। एक ब्रह्मोस मिसाइल की लागत 25 से 30 करोड़ रुपए है। भारत के पास 1000 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलें हैं जो अलग अलग मोर्चों पर तैनात हैं, किसी भी वक्त किसी भी दिशा में दागने को तैयार। फिलीपींस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसे भारत ने ब्रह्मोस सिस्टम बेचा। डील करीब 32,000 करोड़ रुपए की थी। इसके अलावा वियतनाम, इंडोनेशिया और ब्राजील से भी सौदे की अभी बात चल रही है। बात ब्रह्मोस की हो रही है तो एक और अपडेट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्सपर्ट ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत दिखाते हुए एक वीडियो शेयर किया। रक्षा मंत्री ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ब्रह्मोस अपने आप में एक संदेश है। इससे पहले उन्होंने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये हर साल 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें बनाएगी। इसके अलावा 100 से 150 नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस एनजी मिसाइलें भी हर साल तैयार होंगी। ये अच्छी तरह याद है, जब मैंने इसका शिलान्यास किया था उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे। उस दौरान मैंने यह इच्छा जाहिर की थी कि जितनी जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाए, और मुझे यह देखकर बेहद खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरी भावना का सम्मान रखा और महज 40 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाया। इस कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। अब आगे की बात। हमने आपको बीते शो यानी 10 मई के शो में बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनी। इसकी तस्दीक करते हुए विदेश सचिव शाम को करीब 6 बजे मीडिया से मुखातिब हुए थे और कहा था कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी डीजीएमओ ने अपने भारतीय समकक्ष को फोन किया और शाम 5 बजे से समझौता लागू हो गया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने यह समझौता तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में ड्रोन देखे गए। भारतीय सैन्य तंत्र ने इनका शिकार किया तो धमाकों की आवाजें आई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की एक्सपोस्ट आई। रात करीब 9 बजे उन्होंने पूछा कि सीज फायर का क्या हुआ। इसी बीच जम्मू से लेकर जैसलमेर तक खबरें आने लगी कि एयर रेड सायरन बज रहे हैं। कई इलाकों में ब्लैकआउट। नगरोटा सैन्य ठिकाने पर घुसपैठ की कोशिशों से जुड़ी भी खबरें आई। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने इसकी पुष्टि की। बताया कि घुसपैठियों के साथ गोलीबारी भी हुई। इसमें एक सेंट्री यानी संतरी घायल हुए। संदिग्धों की तलाश जारी है। इसके ठीक आधे घंटे पहले यानी करीब 11 बजे विदेश सचिव विक्रम मिश्री एक बार फिर से मीडिया से मुखातिब हुए थे और कहा कि पाकिस्तान ने समझौते का उल्लंघन किया है और भारतीय सेनाओं को करारा जवाब देने का आदेश दिया गया है। एक तरफ पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था, दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका, चीन और सऊदी अरब को थैंक यू बोल रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ हो रही थी। कह रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति ने समझौता करवाया। और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने क्या कहा, इस समझौते के लिए अमेरिका और दूसरे सहयोगियों ने रचनात्मक भूमिका निभाई। हम राष्ट्रपति ट्रंप की उस तत्परता की सराहना करते हैं जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर विवाद का हल निकालने की बात कही। पाकिस्तान फिर से दोहराता है कि जम्मू कश्मीर विवाद का हल यूएनएससी प्रस्तावों के तहत निकालना चाहिए। पाकिस्तान व्यापार और निवेश के क्षेत्र में अमेरिका के साथ सहयोग और गहरा करना चाहता है। पाकिस्तान शुक्रिया करते हुए बिछा जा रहा है। संप्रभुता वैसे भी उनके यहाँ मसला नहीं रहा, जबकि भारत ने इस समझौते का श्रेय किसी तीसरे देश को नहीं दिया है। पाकिस्तान के बयानों से साफ है कि वो दोनों देशों के बीच विवाद खुद को विक्टिम बताकर हमेशा की तरह अंतर्राष्ट्रीय अखाड़े में घसीटना चाहता है। इंडिया टुडे से जुड़ी गीता मोहन ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिका ने मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभाई है। ये समझौता भारत की शर्तों पर हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाले कई एयरबेस को भारी भरकम नुकसान पहुंचाया, तब पाकिस्तान सरेंडर जैसे मूड में आया। इस कहानी की एक छोटी सी टाइमलाइन आपको बताते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच 1 मई को बातचीत हुई। भारत ने साफ किया कि आतंकवाद की किसी भी हरकत का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और इसके लिए किसी और की सुझाव या अनुमति की जरूरत नहीं है। भारत ने अमेरिका से संपर्क इसलिए किया क्योंकि वो पहलगाम की आतंकी वारदात के लिए यूएनएससी में स्टेटमेंट का स्पॉन्सर था। 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के बाद भारत ने अमेरिका को इसकी फिर से जानकारी दी। इसके बाद जब पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए भारतीय सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की, तब जवाबी कार्रवाई की गई और पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। इसके बाद मार्को रूबियो ने पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर से बात की। ये पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थिति के बारे में भी एक स्टेटमेंट है। प्रधानमंत्री से नहीं, सेना प्रमुख से बात की। मुनीर ने रूबियो से कहा पाकिस्तान संघर्ष विराम के लिए भारत के साथ समझौते के लिए तैयार है। रूबियो ने यह मैसेज एस जयशंकर विदेश मंत्री को दिया। भारत की तरफ से कहा गया अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई गोली नहीं चलेगी तो भारत भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इस समय तक ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के 3 बड़े लक्ष्य हासिल हो चुके थे। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भीतर भी घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। इंडस वाटर ट्रीटी पर होल्ड और दूसरे कूटनीतिक कदमों के जरिए पाकिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक और आर्थिक लीड हासिल की थी और पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में हमला कर भारत ने एक मनोवैज्ञानिक संदेश दिया था कि कुछ भी हमारी जद से, हमारे लक्ष्य से बाहर नहीं है। इसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई। इस बातचीत में भारत ने पाकिस्तान को कड़े संदेश दिए। इनके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले नजर कुछ तस्वीरों पर जो इस बात का सबूत है कि अपने ताबड़तोड़ हमलों के जरिए भारत ने पाक मिलिट्री की रीढ़ की हड्डी तोड़ी और पाकिस्तान को बातचीत की रिक्वेस्ट करनी पड़ी। चीन की सैटेलाइट फर्म मिजा यानी MIZA विजन ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इनमें साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। ये बेस पाकिस्तानी मिलिट्री का हेडक्वार्टर है और राजधानी इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने भी एक बयान में कहा कि मिसाइलें नूर खान, चकवाल और रफीक एयरबेस पर आकर गिरी। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े सुकल्प शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के रहीम यार खान को एयरबेस को इतना भारी नुकसान पहुंचा कि इसके एकमात्र रनवे को एक हफ्ते के लिए नॉन ऑपरेशनल घोषित कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं इसी बैकड्रॉप में वेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई। वेंस ने कहा भारत को तनाव कम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने संदेश दिया अगर वो हमला करेंगे तो हम और कड़ी कार्रवाई करेंगे। भारत की शर्त साफ थी। फिर मार्को रूबियो ने दोबारा असीम मुनीर और S जयशंकर से बात की। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बातचीत का प्रस्ताव रखा गया। भारत ने इसे नामंजूर कर दिया और कहा दोनों देशों के DGMOs के बीच ही बात हो। और फिर पाकिस्तान के DGMO का फोन आया और समझौते पर सहमति बनी। ये थी पूरी कहानी उस सहमति की जो दोनों देशों के बीच बनी। लेकिन ये कोई आधिकारिक सीज फायर नहीं है, ये एग्रेशन रोकने के लिए हुआ एक एग्रीमेंट है। वैसे भी पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ता रहता है और इसीलिए ये बात हुई कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा अगर किसी भी किस्म का एग्रेशन दिखाया जाता है। अब बात देश के भीतर की, राजनीतिक गलियारों में क्या चल रहा है। इन सभी डेवलपमेंट्स को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। इस संबंध में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठियां लिखी। और क्या लिखा? प्रिय प्रधानमंत्री, मैं विपक्ष की सर्वसम्मति से इस अपील को दोहराता हूं कि संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए। पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर चर्चा करना लोगों और उनके प्रतिनिधियों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये चर्चा हमारे सामूहिक संकल्प को दिखाने के लिए भी ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप इस मांग पर गंभीरता से विचार करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर जोर दिया कि समझौते की घोषणा सबसे पहले अमेरिका की तरफ से की गई। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इस पर आश्चर्य भी जताया। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से इस मांग को करती आई है कि हम लोगों को पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। राज्यसभा सांसद और शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत एक कदम आगे निकल गए। अमेरिका की घोषणा को मोदी सरकार की कमजोरी बता दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप भारत को ऊपर दबाव डालकर पाकिस्तान के साथ हमारा जो संघर्ष चल रहा है वो रुकवाता है। हमारा एक संप्रभु देश है, एक ऐसा देश है कि उसमें तीसरा कोई प्रेसिडेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये हमारे संप्रभुता पर हमला है और ये सरकार की कमजोरी है। दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने सीज फायर को भारत की जीत बताया और सरकार की तारीफ की। न केवल LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर बल्कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी जब हिंदुस्तान की सेना और एयरफोर्स गरजी तो घुटनों के बल पाकिस्तान आया है। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि सीज फायर हो गया है, वरना दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटाना था, पाकिस्तान को धुआं धुआं और धूल धूल में बदलना था। इन सब प्रतिक्रियाओं के बीच दो पूर्व सेना प्रमुखों की प्रतिक्रियाएं आईं। उन्होंने सीज फायर के फैसले पर आश्चर्य जताया। जनरल VP मलिक ने एक एक्स पोस्ट में लिखा, 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा किए गए भयावह आतंकी हमले के बाद भारत ने सैन्य और असैन्य कार्रवाई की, लेकिन भारत को इससे कोई राजनीतिक या रणनीतिक फायदा मिला भी है या नहीं, ये सवाल हमने भविष्य पर छोड़ दिया है। इसी तरह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, सीज फायर समझौता एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि हम हर बार किसी हमले के बाद ही जवाब दें और आतंकवाद के कारण जान गंवाते रहें, ये तरीका अब नहीं चलेगा। ये तीसरी बार हुआ है, आगे अब कोई और मौका नहीं मिलेगा। आपने पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सुनी, पूर्व सेना प्रमुखों की राय जानी। अब इसी बैकड्रॉप में चर्चा कुछ एक्सपर्ट्स की भी करते हैं जो ये बता रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने बोल्ड स्टेप उठाया है। बस पाकिस्तान भारत की इस नई अप्रोच की कॉस्ट बढ़ाना चाहता है।
अंग्रेजी अखबार द हिंदू के इंटरनेशनल अफेयर्स एडिटर स्टैनली जॉनी ने 10 मई को एक लेख लिखा जिसके मेन पॉइंटर्स क्या हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1965 में कहा था कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ 1000 साल का युद्ध लड़ेगा। तानाशाह जियाउल हक ने इस पॉलिसी को ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स में बदल दिया। पाकिस्तान इसके तहत भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देता रहा। भारत कोई सैन्य कार्रवाई न कर पाए इसलिए परमाणु हथियारों की धमकी देता रहा। 2016 में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, परमाणु धमकी को दरकिनार किया। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी कैंप तबाह किए और एक कदम और आगे बढ़ा। इस बार पाकिस्तान के भीतर आतंकी कैंप ध्वस्त किए गए। मैसेज दिया गया कि अब अंदर घुसकर एक्शन होगा। पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई की, लेकिन उसे पता है कि उसकी अर्थव्यवस्था भारत के साथ लंबे सैन्य संघर्ष को नहीं झेल सकती है। पाकिस्तान भारत की बदली हुई इस नीति की बस कीमत बढ़ाना चाहता है, क्योंकि लंबे सैन्य संघर्ष का नुकसान तो भारत को भी होगा। इसी तरह विदेश और रक्षा मामलों के जानकार सी राजा मोहन ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में अपनी बात रखी। लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक का एक्सटेंशन है। पाकिस्तान को पता है कि वो सैन्य लेवल पर भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। बस वो इस नई अप्रोच के लिए भारत से ज़्यादा कीमत वसूलना चाहता है। आपने विद्वानों के मत जाने, सीज फायर समझौते की बारीकियां समझी। अब रोज की तरह पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा का भंडाफोड़ सुनिए हमारे फैक्ट चेक वर्टिकल पड़ताल के साथी शुभम से। दावा नंबर 1, एक वीडियो वायरल है जिसमें कुछ लोग जमीन पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। उनके चारों तरफ आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, मतलब आग निकल रहा है। अब इस वीडियो को शेयर करके कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के हमले में भारतीय सेना के 20 राज बटालियन, मतलब बटालियन का नाम भी बताया जा रहा है कि 20 राज बटालियन के 52 सैनिक शहीद हो गए हैं। इस वीडियो को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर शेयर किया जा रहा है। अब इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि यह दावा पूरी तरह से भ्रामक है। पहली बात कि भारतीय सेना में 20 राज बटालियन जैसी कोई यूनिट ही नहीं है। इसके अलावा भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आने वाले प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने भी वीडियो को स्क्रिप्टेड बताया है और पीआईबी ने कहा है कि ये वीडियो के साथ किया जा रहा दावा पूरी तरह से भ्रामक है। दावा नंबर 2, एक महिला की तस्वीर शेयर करके कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 27 साल की महिला सैन्य अधिकारी किरण शेखावत शहीद हो गई। अब इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि लेफ्टिनेंट किरण शेखावत 10 साल पहले गोवा में हुए विमान दुर्घटना में शहीद हो गई थी। अब उनकी तस्वीर को शेयर करके भ्रामक दावे किए जा रहे हैं। दावा नंबर 3, एक वीडियो वायरल है। वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है कि एक बिल्डिंग में अचानक धमाका होता है, उससे आग की लपटें निकलने लगती हैं, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लोग सड़कों पर भागने लगते हैं, सड़कों पे एकदम लोगों में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। अब इस वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की मिसाइल ने भारत के सिस्टम में अचूक निशाना लगाया, यानी ये जो धमाका हुआ है वो पाकिस्तानी मिसाइल के कारण भारत में हुआ है। अब इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये वीडियो भारत का नहीं है, ये वीडियो बांग्लादेश का है और 2 महीना पुराना है। यानी और बांग्लादेश में हुआ क्या था? बांग्लादेश में एक सिलेंडर फट गया था जिसके बाद ये आग लगी थी और उसकी वजह से अफरा तफरी मची थी। यानी बांग्लादेश के वीडियो को भारत का बता के भ्रामक दावे किया गया है। दावा नंबर 4, एक वीडियो शेयर करके कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मिसाइल ने हालिया तनाव के दौरान गुजरात एयरबेस को ही उड़ा दिया, जबकि सच्चाई ये है कि ये एक वीडियो गेम का विजुअल है, यानी ये असल मिसाइल हमले का वीडियो है ही नहीं। शो में अब समय है सीमावर्ती इलाकों का हाल जानने का। सीज फायर के उल्लंघन के बाद वहां क्या स्थिति है? हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर समझौते का बीती शाम उल्लंघन किया और जमकर गोलीबारी की। इसमें जम्मू कश्मीर में तैनात बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ वीर गति को प्राप्त हुए। इम्तियाज़ आरएसपुरा सेक्टर में तैनात थे, बिहार के छपरा के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में मोहम्मद इम्तियाज़ को श्रद्धांजलि दी और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को गाँव भेजा गया। इधर मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट सुरेंद्र कुमार मोगा का राजस्थान के झुंझुनू में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मोगा भी पाकिस्तानी हमले में वीर गति को प्राप्त हुए थे। पिछले 14 साल से देश की सेवा कर रहे थे। उनकी 11 साल की बेटी वर्तिका ने कहा वो भी सेना में जाएगी। प्राउड फील हो रहा है। मेरे पापा बहुत अच्छे थे। मेरे पापा ने ना दुश्मनों को खात्मा कर करके खुद शहीद हो गए, पर देश की रक्षा की है मेरे पापा ने। पाकिस्तान का खात्मा करना है, नाम भी नहीं आना चाहिए पाकिस्तान का, पूरा पाकिस्तान खत्म करना चाहिए। पापा की तरफ फौजी बनना चाहती हूँ। मैं अपने पापा का बदला लूंगी, चुन चुन के बदला लूंगी अपने पापा का।
सीमावर्ती इलाकों के ताज़ा हाल बता रहे हैं ग्राउंड पर मौजूद हमारे साथी सिद्धांत मोहन और विजय। देखिए, एलओसी और आईबी यानी ये सीज फायर का दूसरा दिन है और एलओसी और आईबी दोनों ही सेक्टर्स में इस समय एक किंचित तनावपूर्ण माहौल तो है। लुधियाना में ब्लैकआउट है, राजस्थान के कुछ इलाकों में भी ब्लैकआउट है। लोग प्रिकॉशनरी ड्रिल बता रहे हैं। जहां हम इस समय हैं, इस इलाके में ब्लैकआउट की घोषणा नहीं की गई, फिर भी लोगों ने घरों की बत्तियां बुझाई हुई हैं। डिफेंस सोर्सेज से बात होने पे कहते हैं वो कि तमाम दावों के बावजूद, तमाम वादों के बावजूद हम ये दावा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की ओर से फिर से अटैक नहीं किए जाएंगे, ड्रोन फायर नहीं खोला जाएगा या आरटी शेलिंग या एलएमजी की फायरिंग या दूसरी किस्म की फायरिंग नहीं की जाएगी। इसकी बात अभी पुष्ट नहीं होती है कि इसलिए आर्मी के सोर्सेस कहते हैं कि हम अपनी गन्स को लगातार माउंटेड रखे हैं, उसको नीचे नहीं कर रहे हैं, उस पर डाउन नहीं कर रहे हैं, तिरपाल नहीं डाल रहे हैं, इस वजह से कि ताकि कभी भी जब भी फायर खोला जाए तो हम जवाब दे सकें। जिस समय हम ये बातचीत कर रहे हैं उस समय जो तमाम बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे लोग शेल्टर्स में जा चुके हैं, लोग बंकर्स में जा चुके हैं जहाँ बंकर्स उपलब्ध हैं, वो बेसमेंट्स में जा चुके हैं जहाँ बेसमेंट्स उपलब्ध है। तमाम अपने अपने सेफ ठिकानों की ओर बढ़ चुके हैं। नौशेरा की बात करें, जो एलओसी के पास पड़ने वाला इलाका है, तो नौशेरा में आज सुबह भी फायरिंग हुई। नौशेरा टाउन में नहीं हुई, लेकिन नौशेरा से लगे हुए एलओसी पे ये फायरिंग देखी गई है। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, शुभ रात्रि।